एसटी आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एपिसोड की शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न के साथ। हमने अभ्यास प्रश्न में पूछा था, हाल ही में खबरों में रहा मातरबाड़ी बंदरगाह किस देश में स्थित है। आपके विकल्प थे भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश या म्यांमार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है। जिन विद्यार्थियों ने इसका उत्तर सी दिया था कमेंट सेक्शन में, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। हाल ही में भारत जापान बौद्धिक सम्मेलन त्रिपुरा के अगरतला में आयोजित किया गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन शिलोंग स्थित थिंक टैंक एशियन कन्फ्लुएंस द्वारा जापानी दूतावास के सहयोग से किया गया। भारत में जापानी राजदूत हिरोशी सुजुकी ने इस सम्मेलन के दौरान कहा कि बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी क्षेत्र का औद्योगिक केंद्र हो सकता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि जापान द्वारा वित्त पोषित मातरबाड़ी बंदरगाह के उपयोग से पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश की मूल्य श्रृंखला समृद्ध हो सकती है। बता दें कि मातरबाड़ी बांग्लादेश में निर्माणाधीन गहरे समुद्र का एक बंदरगाह है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस बंदरगाह की स्थापना दक्षिण पूर्व बांग्लादेश के कॉकस बाजार क्षेत्र में की जा रही है, जिसके 2027 में चालू होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य मातरबाड़ी क्षेत्र में एक गहरे समुद्र के बंदरगाह का निर्माण करके बांग्लादेश की बंदरगाह रसद क्षमता को मजबूत करना है, जिससे पड़ोसी देशों के साथ रसद में तेजी लाने में योगदान किया जा सके। तो ये रही बात अभ्यास प्रश्न की और उससे जुड़े उसके उत्तर की। आइए देखते हैं कि आज के एपिसोड का पहला सवाल क्या बनाया गया है। केप टाउन कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह विमान के मालिकों द्वारा अपने विमान को वापस लेने के अधिकारों पर एक वैश्विक संधि है। अगला कथन है, भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि कथन एक सही है। बीते दिनों सामने आए फर्स्ट क्राइसिस के बाद भारत अब केप टाउन कन्वेंशन यानी सीटीसी की पुष्टि करने के लिए सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। बता दें कि केप टाउन कन्वेंशन वर्ष 2001 में केप टाउन में विमान उपकरण के विशिष्ट मामलों पर प्रोटोकॉल के साथ संपन्न हुआ था। यह कन्वेंशन विमान पट्टे पर देने वालों के अपने विमान को फिर से हासिल करने के अधिकारों पर एक वैश्विक संधि है, इसलिए कथन एक सही है। इस कन्वेंशन और प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य उच्च मूल्य वाली विमानन संपत्तियों के लिए कुछ विरोधाभासी अधिकारों को प्राप्त करने की समस्या को हल करना है। वर्तमान में भारत कन्वेंशन का एक हस्ताक्षर करता है, लेकिन संसद ने इसकी पुष्टि नहीं की है, इसलिए कथन दो सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विकल्प है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र संगठन, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी APEC। तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन। दरअसल अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट ने भारत के 2023 में 5.8% और 2024 में 6.7% की दर से बढ़ने की उम्मीद जताई है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में आर्थिक विकास मजबूत रहने की उम्मीद है, जबकि अन्य दक्षिण एशियाई देशों के लिए संभावनाएं अधिक चुनौतीपूर्ण हैं। इस रिपोर्ट की माने तो विश्व अर्थव्यवस्था के वर्ष 2023 में 2.3% और 2024 में 2.5% बढ़ने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक भू राजनीतिक तनाव, कमजोर वैश्विक मांग और सख्त मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों के कारण वैश्विक व्यापार दबाव में है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। ग्रेटर फ्लेमिंगो को IUCN की किस सूची में स्थान दिया गया है? आपके विकल्प हैं कम चिंताजनक, संकट के निकट, असुरक्षित या फिर संकटग्रस्त। प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कम चिंताजनक। दरअसल अभी हाल ही में दिल्ली में हरियाणा राज्य की सीमा से सटे नजफगढ़ वेटलैंड से एक ग्रेटर फ्लेमिंगो को बचाया गया था। बता दें कि ग्रेटर फ्लेमिंगो सबसे भारी और लंबा फ्लेमिंगो होता है, जो 3.9 से 4.7 फीट लंबा होता है। इसका वजन 4.6 से 9 पाउंड तक होता है। इनकी सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक इनका गुलाबी या लाल रंग है, हालांकि यह जन्म से गुलाबी नहीं होते हैं। फ्लेमिंगो के लंबे और स्टिल्ट पैर होते हैं, जो उन्हें भोजन की तलाश के लिए गहरे पानी में उतरने की अनुमति देते हैं। यह पूरे भारत में पाए जाते हैं, हालांकि सर्दियों के दौरान प्रवास के लिए यह दक्षिण भारत चले जाते हैं और अपना समय बड़े जलाशयों के आसपास बिताते हैं। यह IUCN की कम चिंताजनक यानी कि लीस्ट कंसर्न सूची में सूचीबद्ध है, इसलिए विकल्प ए सही है। अगला सवाल है, हाल ही में पैराशूट गेको की एक नई प्रजाति गेको मिजोरामेंसिस किस राज्य में पाई गई है? आपके ऑप्शंस हैं मणिपुर, महाराष्ट्र, नागालैंड या फिर मिजोरम। तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी मिजोरम। हाल ही में जीव वैज्ञानिकों की एक टीम ने मिजोरम में पैराशूट गेको की एक नई प्रजाति के रूप में
गेको मिजोरामेंसिस की खोज की है, इसलिए विकल्प डी सही है। आपको बता दें कि गेको मिजोरामेंसिस एक प्रकार की छिपकली होती है जिसका सामान्य नाम मिजोरम पैराशूट गेको है। जर्मन जर्नल ऑफ हर्पेटोलॉजी सैलामेंड्रा के नवीनतम संस्करण में इस पर एक अध्ययन प्रकाशित किया गया। गौरतलब है कि जीनस गेको के अंतर्गत रूपात्मक रूप से विविध प्रकार की छिपकलियां आती हैं, जो कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में वितरित है और 86 प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करती है। इस छिपकली का नाम शरीर और पूंछ के साथ त्वचा के फड़कने के कारण रखा गया है, जो इसे सरकने में सक्षम बनाता है। यह मिजोरम, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया आदि के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मछलियों की मृत्यु दर में वृद्धि करता है। इसका मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि एक और दो दोनों कथन सही है। हाल ही में अरब सागर अपरंपरागत मछली प्रजातियों के आक्रमण का गवाह बन रहा है, जिससे इसके पारंपरिक मछली वितरण को खतरा उत्पन्न हो सकता है। दरअसल जैसे ही अरब सागर गर्म होता है, थर्मल सलाइन परिसंचरणों में उनके पैटर्न में बदलाव होता है, जिससे समुद्र में पारंपरिक मछली वितरण में बदलाव आता है। यह घटना मछली की मृत्यु दर को बढ़ाती है, जो विशेष रूप से समुद्री संवर्धन और मत्स्य पालन को प्रभावित करती है। इसलिए कथन एक सही है। हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन यानी हैब्स समुद्री, खारे और मीठे पानी के वातावरण में सूक्ष्म शैवाल और साइनोबैक्टीरिया की एक विस्तृत श्रृंखला के कारण होते हैं। यह कभी कभी मानव और पशु आबादी के लिए घातक होते हैं, इसलिए कथन दो सही है। यह विषाक्तता के माध्यम से या ऑक्सीजन की कमी जैसी पारिस्थितिक स्थिति बनाकर मछली और अन्य महत्वपूर्ण जीवों को मार सकते हैं। इस प्रकार विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, केंदु या तेंदु पत्ते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? इनका उपयोग बीड़ी लपेटने के लिए किया जाता है। इन पत्तों का उत्पादन उड़ीसा में ही होता है। यह एक राष्ट्रीयकृत उत्पाद है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक और तीन, एक, दो और तीन, केवल दो और तीन। तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी केवल एक और तीन। हाल ही में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक जलवायु परिवर्तन केंदु, जिसे तेंदु भी कहा जाता है, के पत्तों के संग्रह के मौसम को प्रभावित कर रहा है। दरअसल जंगलों से पत्तियां इकट्ठे करने वालों को छोटी काली मक्खियां परेशान कर रही हैं, जो असामान्य जलवायु परिस्थितियों के कारण पूरे क्षेत्र में फैल गई हैं। बता दें कि तेंदु पत्तियों का उपयोग बीड़ियों को लपेटने के लिए किया जाता है, इसलिए कथन एक सही है। भारत में तेंदु पत्तों का उत्पादन करने वाले राज्यों में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं, इसलिए कथन दो सही नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद तेंदु के पत्तों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा है। यह बांस और साल बीज की तरह एक राष्ट्रीयकृत उत्पाद है, इसलिए कथन तीन सही है। अगला प्रश्न है, न्यूनतम आयात मूल्य किसके द्वारा तय किया जाता है? आपके विकल्प है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, विदेश व्यापार महानिदेशालय या सार्वजनिक उद्यम विभाग। तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि विदेश व्यापार निदेशालय। दरअसल अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने सेब के लिए आयात शर्त नीति में संशोधन किया है। सेब के लिए अब सरकार ने न्यूनतम आयात मूल्य यानी MIP पेश किया है। इस नीति के मुताबिक 50 रुपए प्रति किलो से कम कीमत वाले किसी भी सेब का आयात नहीं किया जा सकता है। हालांकि MIP शर्तें भूटान से सेब के आयात के लिए लागू नहीं हैं। इसका उद्देश्य अन्य देशों से सेब के कर मुक्त आयात को रोककर उनके हितों की रक्षा करना और स्थानीय सेब उद्योग के लिए एक समान अवसर सुनिश्चित करना है। आपको बता दें कि विदेश व्यापार महानिदेशालय वाणिज्य मंत्रालय का एक अंग है, जो निर्यात और आयात से संबंधित नियम बनाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, टर्निंग ऑफ द टैप हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन एंड क्रिएट अ सर्कुलर इकोनॉमी शीर्षक वाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? विकल्प है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, वर्ल्ड वाइड फंड, जलवायु परिवर्तन के लिए अंतर सरकारी पैनल या फिर ग्रीन पीस। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा टर्निंग ऑफ द टैप हाउ द वर्ल्ड कैन एंड प्लास्टिक पोल्यूशन एंड क्रिएट अ सर्कुलर इकोनॉमी नामक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, इसलिए विकल्प ए सही है। यह रिपोर्ट प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने और मानव एवं पर्यावरण के अनुकूल एक सतत चक्रीय अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक परिवर्तनों की प्रकृति और परिमाण को रेखांकित करती है।
इस रिपोर्ट में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए सिस्टम में परिवर्तन लाने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से 3 प्रमुख बदलावों रीयूज, रिसाइकल, रीओरिएंट और विविधता अपनाने पर जोर दिया गया है। बता दें कि रीयूज का तात्पर्य थ्रो अवे इकोनॉमी को रीयूज सोसाइटी में बदलने से है, जहां प्लास्टिक उत्पादों का पुनः उपयोग उन्हें फेंकने की तुलना में अधिक तर्कसंगत लगता है। यह रिपोर्ट प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए रिसाइकलिंग बाजार में तेजी लाने के महत्व पर भी प्रकाश डालती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रिसाइकलिंग एक अधिक लाभदायक उद्यम बन जाए। रीओरिएंट और विविधता का तात्पर्य बाजार को स्थायी प्लास्टिक विकल्पों की ओर स्थानांतरित करने से है, जिसके लिए उपभोक्ता मांग, नियामक ढांचे और लागतों में बदलाव की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उर्वरक विभाग द्वारा प्रशासित है। इस योजना के तहत यूरिया पर वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना के तहत पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी एनबीएस दरों में संशोधन के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना निर्माताओं, विपणक और आयातकों को उचित स्तर पर फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों की दर तय करने की अनुमति देती है। यह योजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत उर्वरक विभाग द्वारा प्रशासित है, इसलिए कथन एक सही है। इस योजना में यूरिया को छोड़ दिया गया है, जिससे वह मूल्य नियंत्रण के अधीन रहता है, क्योंकि एनबीएस केवल अन्य उर्वरकों में लागू किया गया है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। योजना के तहत यूरिया को छोड़कर फॉस्फेटिक और पोटासिक P&K उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। और अब बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई, 19 मई, 17 मई या फिर 16 मई? तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न का उत्तर देना ना भूलें। हमें आपके जवाब और प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।